हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कहने को तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने क्या करा है कि इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है वो ज्यादा नहीं 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको इसके बाद में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। और इसका रिवीजन करना ऐसा नहीं है कि आप ये सब रट लो, इसको मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म से समझाने की कोशिश करी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने, और ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। तो भैया पूरा ध्यान से सुनना मेरी बात, और आप लोगों को डायमंड की फॉर्म में नंबर लेकर के आना, ग्रेफाइट मत रह जाना यार। मेड से पढ़ के भी ग्रेफाइट में नंबर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब यह है कि डायमंड फॉर्म मतलब कि आपके 10 आउट ऑफ 10 या फिर फुल मार्क्स आने चाहिए एग्जाम में। तो भैया एक बार जरूर से देख लेना इसको, और एग्जाम से पहले अगर रिवाइज कर जाओगे तो कोई भी नहीं रोकने वाला। तो अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब यार जो फर्स्ट जो थिंग आती है यहां पे, तो अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो थिंग आती है वो आती है भैया कार्बन। ये कार्बन क्या होता है? अगर आप कार्बन की अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन हर जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह पे जहां पर भी आपकी नजर जा रही है ना, हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट है। आप फिर वो चाहे से वो आपकी टेबल में, फिर चाहे वो आपका फूड हो, हर एक चीज में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। अब ये कार्बन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है, हर एक जगह पर आपको कार्बन ही क्यों देखने को मिलता है? तो देखो इसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक हैं, लेकिन एक मेन लॉजिक है, वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो हमारा जो कार्बन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से पूरे पूरे जोश में इसका आंसर दो कि भैया हमारे को पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि 4 होते हैं। मतलब कौन सा वाला सही, मेरे को नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया। आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से बताओ भैया इसका आंसर। अब चलो जल्दी से बात करते हैं कि कार्बन क्या है, ये इतना एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखो सबसे फर्स्ट अगर मैं कार्बन के जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसकी अगर मैं बात करूं, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो कार्बन है वो बहुत ही एक अच्छा सा एटम होता है, जिसके पास में कि टोटल जो है वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से जो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिनको कि यूज में लेता है अपनी बॉन्डिंग के लिए, लेकिन इसके पास में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ठीक है, अब इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसीलिए क्या होगा कि ये जो है इसकी मैक्सिमम को वैलेंसी जो रहेगी वो रहेगी 4। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं दूसरों के साथ में। अब इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ में ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। और इसी के साथ में एक और पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, वो ये है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? अगर आप कार्बन और कार्बन को ले लोगे तो, मतलब कि कार्बन अपने आप से ना बस 3 ही दोस्त रखता है कार्बन के, बस। इसके बाद में अगर ये वाला कार्बन आ जाएगा ना, ये बोलेगा भैया नहीं यार तू मेरा दोस्त नहीं है, बस 3 कार्बन रखेंगे, हम ज्यादा नहीं लाएंगे। ठीक है, मतलब तो देखो ये कार्बन है ना, कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक कार्बन एटम है ना, तो वो बोलेगा कि भैया मेरे 3 ही कार्बन दोस्त होंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर भी एक कार्बन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात आपको एग्जाम में याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनर में एग्जाम इसमें आपको एमसीक्यू में फंसा सकता है, तो हमें नहीं फंसना। इसलिए आप ये याद रखना कि इसके अंदर जो है 3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के साथ में। और फिर इसके बाद में इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है भैया? देखो कैटिनेशन एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से क्या होता है कि कार्बन है ना खुद के साथ में कितने भी बॉन्ड बना सकता है, ऐसे बनाते जाएगा इनफाइनाइटली, ये अपने एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन थ्रू विच इट कैन बी कनेक्टेड टू द अदर कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है,
और फिर इसके बाद में ये जो एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है इसकी कैटिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये एक टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट होने का मतलब क्या है? टेट्रावेलेंट होने का मतलब ये है कि ये है ना, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है और इसके पास में वैलेंसी भी 4 ही रहेगी। एंड जो ये बॉन्ड बनते हैं इसमें वो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना कि जो बॉन्ड बनेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको कहेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि ये अदर एलिमेंट्स होते। कार्बन ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ में रहेगा। कार्बन को ऑक्सीजन भी अच्छी लगती है, कार्बन को फ्लोरीन भी अच्छी लगती है, कार्बन को सब अच्छा लगता है। कार्बन सभी के साथ में ऑलमोस्ट एलिमेंट बना लेता है। जैसे कि अगर मैं कहूंगा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में क्या ये बोलता है, एक तो मेरी CO2 है और एक कार्बन बोलता है कि एक मेरे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 है इसके साथ में ऑक्सीजन के कंपाउंड। अब इसी तरीके से आप बोलोगे भैया इसके हाइड्रोजन के साथ में कितना, हाइड्रोजन के साथ में इसके बहुत सारे कंपाउंड है। एक हो गया इसमें CH4 और फिर उसी के साथ में ये बोल देता है CH4 की जगह पर ये CH3OH भी कर देता है। ऐसे करके इसके बहुत सारे कंपाउंड है सभी के साथ में। तो आपको याद रखना है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के साथ में और एज वेल एज कार्बन के साथ में भी कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। अब इसके बाद में आता है कि भैया ये कोवेलेंट कोवेलेंट बोल रही है, कोवेलेंट होता क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो कि फॉर्म होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जैसे कि A और ये B हैं, इनको क्या करना है, कोवेलेंट अगर बॉन्ड इनको डिजाइन करना है। जैसे कि मैं बोलूं कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर इनको डिजाइन करना है तो ये क्या करेंगे, ये बोलेगा कि यार मैं एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, B तू भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिल करके इनका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या हुआ कि 50% तो क्या करा भैया, B ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, 50% A ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी जेब से उसने पैसा दिया। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं होता कि यार अगर तू अमीर है तो तू ही पूरे पैसे देगा, नहीं, B बोलता है कि मेरे पास में भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं मेरे पैसे खुद दूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है इसके लिए 2 कंडीशन होती है। सबसे पहला तो यहां पर आता है कि नॉट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, उसको आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने। एक तो ऐसा हो कि यार कोई आया उसके पास में उसने उसको भी इलेक्ट्रॉन दे दी, हर किसी को इलेक्ट्रॉन बांटते हुए फिर रहा है, तो उस केस में ये नहीं होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पर है वो है यहाँ पे मेटल। अब देखो मेटल जो है, मेटल क्या करते हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो कि इनको पसंद नहीं आते, इसलिए उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ये दिमाग में बात डाल लेना कि मेटल के साथ में इसीलिए फॉर्म नहीं होता क्योंकि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और इसी से याद आया कि आपका जो मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो एक बार जाकर के देख लेना। और जो सोशल साइंस है भैया, सोशल साइंस मतलब सालों साल टेंशन का ब्लूप्रिंट, सालों साल टेंशन का आप लोगों को सैंपल पेपर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। एक बार जाकर के देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए होता है ये सब्सक्राइब बटन। आपको लगता है कि एक सब्सक्राइब कर दूंगा ना तो भैया के अकाउंट में ना हाथों हाथ देना 1000 रुपए चले जाएंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं नहीं दे रहा भैया को। देखो सब्सक्राइब का बटन आप लोगों के लिए होता है ताकि जो भी नई वीडियो आएगी, जैसे कि आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के शॉर्ट नोट्स हैं, अब अगर कल मान लो कि आपको और भी चैप्टर है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट, इनके शॉर्ट नोट्स आएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा? अगर आप सब्सक्राइब रखोगे तो जब भी तो पता लगेगा। तो मेक श्योर कि आप उसके लिए सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ 2 बॉन्डेड एटम बी लो, मतलब कि जो बॉन्डिंग हो रही है जिन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो थोड़ा लो होना चाहिए, ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब लो होना चाहिए उनका। और फिर इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये याद रखना, एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में आ सकता है, आपको 3 मार्क्स के अंदर ये सब लिख करके आना है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आता है कि लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और सेकंड यहाँ पर आता है कि इनसॉल्युबल इन अ वाटर बट सॉल्युबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है ये उसके अंदर क्या होता है, सॉल्व आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। और फिर इसके बाद में एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आपको कोवेलेंट बॉन्ड में बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तो इसकी कंडीशन और एक इसके साथ में क्या प्रॉपर्टीज हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में हाइड्रोकार्बन।
अब इसके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि यार हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रो का मतलब है यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कि आपको कार्बन भी देखने को मिले और उसी के साथ में हाइड्रोजन भी मिल जाए तो उनको हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हम बोल सकते हैं कि बॉन्डेड बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। और इसी के साथ में ये दो तरीके के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं भैया, इसमें बहुत ही सिंपल है। आपके सैंपल पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कौन से वाले सैचुरेटेड कौन से वाले अनसैचुरेटेड है। तो याद रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जो कार्बन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब भैया इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो इस तरीके से अटैच रहेंगे, बस कार्बन एक कार्बन के साथ में एक बॉन्ड रखेगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन आ गए और ये इस तरीके से इसमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया C2H6 का। तो अगर आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है कि एक ही बॉन्ड है भैया, एक ही बॉन्ड है, तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। और अगर वहीं पर ही बात करें जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और उसी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मतलब क्या कि ये जो हमने अभी कंपाउंड बनाया था जिसमें कि आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था, अगर मैं करूं कि इसके बीच में एक और बॉन्ड लगा देता हूं तो क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन जो लगी हुई थी वो हट जाएगी क्योंकि बॉन्ड आ गया। तो इसी वजह से क्या होगा कि जब इसके अंदर दो आ जाएंगे आपके पास में बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल बॉन्ड और उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं उनका नाम क्या होता है। इन सभी को एक कॉमन नेम दिया गया है, वो है एल्केन। एल्केन का इनका नाम है और इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। इसका मतलब भैया यहाँ पर जो n है वो बताते कि भैया कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे कि अगर कार्बन एक है, कार्बन के नंबर 1 है तो आपके पास में फॉर्मूला आएगा C1 प्लस ऑफ यहाँ पर H2 इंटू आप करेंगे 1+2 तो यहां से आ जाएगा C1H4। आप बोल सकते हो CH4, इसके बाद में n की वैल्यू 2 रखिए 3 रखिए, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड ये होता है कि जिसके अंदर के कार्बन के पास में 2 बॉन्ड हो जाए, वही बात है। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला और इसका जो जर्नल नाम है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो जर्नल नाम है वो है एल्कीन। एल्कीन इसका जर्नल नाम है और इसका जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर जब कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड की कंडीशन ये होती है कि बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, C2H2 नहीं होता, मतलब C1H2 नहीं होता। ये मैंने गलत लिख दिया, C1H2 नहीं होता, ये अपने दिमाग में डाल लो। अब देखो यहाँ पे ये हमने बात कर लिया, एल्केन हो गई, एल्काइन हो गया, एल्केआइन हो गया। तो ये जो है इनका एक नाम होता है, इनकी एक सीरीज होती है जिसको कि कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। अब देखो ये एक नया टॉपिक है, इसमें आपको पूरा समझ में आएगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया एल्केन एल्काइन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो अब इसके बाद में आप डेफिनेटली इन सभी में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो अब सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की एक रोल नंबर की सीरीज चलती है। जैसे कि हमारी क्लास में क्या था कि मैं 10th क्लास में, और अगर मेरा सेक्शन बी है तो हमारे ये चलता था 1002 और फिर उसके बाद में मेरा क्लास में जो रोल नंबर था वो हो गया यहाँ पर 01। तो इस तरीके से एक होमोलॉगस सीरीज चलती थी। जैसे कि इसके बाद में आएगा 2 तो इसमें +1 होता रहता था। इसी तरीके से अगर इनकी एक कार्बन की एक सीरीज चलती है जिसके अंदर की, जैसे कि मान लो कि सबसे पहले क्या होता है कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम इसको बोल देते CH4। अब आप क्या करते हो कि इसके अंदर बोलते हो कि भैया आप CH2 जोड़ दो ना, तो मैं बोल देता हूं मैं जोड़ दूंगा, तो आपके पास में नया कंपाउंड मिलता है, वो मिलता है C2H6। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या कंपाउंड सही है, आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो ये कंपाउंड को चेक करने के लिए मैं कहूंगा कि तुम ना जल्दी से एल्केन का जो फॉर्मूला है उससे मैच कर लो। तो फिर जब आप मैच करोगे n की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आप बोलोगे कि भैया ये तो एल्केन की ही फैमिली का है। तो ये जो एक ही फैमिली के लोग होते हैं
नेक्स्ट आते जाएंगे, जैसे कि अगर आप n की वैल्यू 3 रख दोगे तो आपके पास में जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा C3H8। तो ये सभी जो है ये एक ही फैमिली के होते हैं, लेकिन इन सभी के अंदर डिफरेंस कितने का है, वो है भैया एक CH2 का डिफरेंस है। तो जिनमें एक CH2 का डिफरेंस होता है उन्हें ही यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब देखो एक बार इसकी डेफिनेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 और बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। ये CH2 का मास है इसलिए इसको 14 मास यूनिट कहा गया है। तो बस जिसके अंदर की CH2 का डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हो जाते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब इन सभी का हम करेंगे नामकरण की, मतलब क्या नाम है रखें भैया, जैसे कि तुम्हारी मम्मी पापा ने नाम रखा होगा पिंटू, चिंटू, जो भी नाम रखा था। तो अब उसके बाद में हम नाम रखेंगे इनका। आपको जिसको भी नामकरण करने का शौक है इसका खूब मर्जी से करो, मैं बहुत दूंगा आपको नाम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है वो है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट है वो है भैया वर्ड रूट, और फिर इसके बाद में तीसरा पार्ट है वो है सफिक्स। मतलब कि प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे जोड़ता है, जैसे कि आपके नाम के आगे क्या जोड़ता है, जैसे कि आप लगाओगे भैया मिस्टर, और फिर उसके बाद में वर्ड रूट क्या है, वो है आपका नाम, जो कि आप बोलते हो कि भैया हमारा नाम तो आयुष है। फिर उसके बाद में आप सफिक्स में आप अपना सरनेम लगा देते, तो यहाँ पर हम हमारा सरनेम लगा देते, तो हमारा नाम है वो है मिस्टर आयुष पूनिया, जो कि मैं हूं, ठीक है। ये इसी तरीके से हम इन कंपाउंड का नाम डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं भैया, हमारे लिए कोई रूल नहीं होता। जो आपको नाम अच्छा लगे, जो आपकी मम्मी को नाम अच्छा लगे, जो आपके पापा को नाम अच्छा लगे, उन्होंने वो आपका नाम रख दिया और अब आपका है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, इन सभी के ऊपर हमारी पकड़ है, इनके ऊपर रूल्स है कि तुम्हारा नाम यही होगा, इसके अलावा अगर चेंज करोगे तो तुम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो इसके लिए जो प्रीफिक्स है जो कि नाम से पहले आता है उसके लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर मान लो कि किसी में क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसके लिए आप लिखोगे क्लोरो। फिर उसके बाद में अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो उसके लिए आपको नाम से पहले लिख देना है कि भैया ये ब्रोमीन वाला है तो इसमें ब्रोमो लगा देंगे। फिर इसके बाद में आयोडीन आता है तो आयोडीन के लिए आप आयोडो लिखोगे, और एमोनिया जिसके लिए कि आप लिखोगे एमिनो, ठीक है। ये जो है ये आप प्रीफिक्स में लिखोगे। फिर इसके बाद में वर्ड रूट, मतलब कि उसका मेन नाम क्या है, वो यहां पर आएगा कार्बन से, कि उसके पास में कितने कार्बन एटम है। जैसे कि आपके पास में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो आपके पास में बहुत सारे कार्बन हैं। तो अब उसी तरीके से जो पहला कार्बन है, जो कि बेचारे जिसके पास में 1 ही कार्बन रहेगा, उसको हम दे देंगे भैया मिथ। जिसके पास में 2 कार्बन है उसको देंगे इथ। जिसके पास में 3 कार्बन है उसको हम देंगे प्रोप, और जिसके पास में 4 कार्बन है उसको हम देंगे ब्यूट। 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, और 7 वाले को हेप्ट, और ऑक्टा को हम 8 कार्बन दे देंगे। और अब इसके बाद में आते हैं सफिक्स। अब देखो सफिक्स जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका जो सीन है ना वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आपके लिए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा ना, इसीलिए आपका कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो देखो अगर हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आप हाइड्रोकार्बन में देखते हो कि भैया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हाइड्रोजन है और उसके अंदर कार्बन है, तो उस केस के अंदर आपको क्या देखना है कि भैया क्या वो एल्केन है। अगर वो एल्केन होता है तो आपको उसको लास्ट में लगा देना है भैया एन। अब जैसे कि आप बोल देते हो कि भैया एक तो मेरे पास में क्लोरीन है और उसके अंदर क्या है कि 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और वो क्या है, वो एक एल्केन है, ठीक है। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, नामकरण करेंगे अभी हम इसका। वो सबसे पहले देखेंगे कि भैया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यहां से क्या लोगे, यहां पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन ढूंढा, यहां पर आ गया क्लोरो, तो हमने क्या लिख दिया भैया, इसका सबसे पहला जो नाम रहेगा वो रहेगा क्लोरो। और फिर इसके बाद में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपने ढूंढा भैया, यहां पर ये मिल गया हमें बट, तो यहां पर हमने लिख दिया 4 कार्बन बट। अब देखो यहाँ पर इसके लास्ट में सफिक्स में क्या लगाएंगे, लास्ट में यहाँ पर ये क्या है, ये है एल्केन, तो एल्केन के लिए लगा देंगे एन, तो ये होगा हमारे पास में नाम वो क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से आपने इसको बहुत ही आसानी से मक्खन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से अगर एल्किन है तो उसके लास्ट में ई लगा देना है, एल्काइन है तो उसके लास्ट में YNE लगा देना है। और अगर वहीं पर ये हाइड्रोकार्बन, ये इसके अंदर अगर मान लो कि कहीं से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाते हैं, ये दोनों का एक साथ ग्रुप आ जाता है, तो ये होती है दारू, मतलब एल्कोहल। अगर एल्कोहल होते तो वहां पर आपको लास्ट में OL लगा देना है। जैसे कि ब्यूटेन है तो इसके अंदर ये है ना ब्यूटेन ANE है ना, तो इसकी E की जगह पर आपको OL लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखने की बात, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या वो एल्केन है। अगर वो एल्केन होता है तो फिर आप उसके अंदर आसानी से इसको लगा सकते हैं। E को हटा करके आपको उसका नाम लगा देना है। एल्डिहाइड के लिए AL लगा देना। और फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, भैया कीटोन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा साउंड करता है, वो कहता है कीटोन, मतलब कीटोन के नाम से याद रखना कि भैया एक ऐसा
अजीब सा दिखने वाला, जिसके पास में कि दो ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन हो, दो उसके पास में वैलेंसी हो, तो वो होता है कीटोन। फिर इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में दारू भी लेके घूमता है, तो जिसके पास में दारू और ऑक्सीजन होगी तो सबसे बड़ा उसका नाम हो गया, इसीलिए उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ओइक एसिड, कीटोन के लिए हम लगाएंगे 1। याद रखना भैया क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर की बात करी गई है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखो ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, होता है बेसिकली कार्बन का ही कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो अलग तरीके से बॉन्ड होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर अच्छे से कॉम्पैक्ट है तो वो वहां पे हो जाएगा डायमंड, फिर उसके बाद में अगर थोड़ी लूजली है तो वो होता है ग्रेफाइट, फिर इसके बाद में फ्लोरीन। ये 3 तरीके की फॉर्म होती है। तो आपको बस सिंपल से क्या याद रखना है कि कार्बन होता है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक करता है डायमंड, मतलब कि जिसकी प्राइस जो है वो होती है भैया 5 से 4 CR तक, एक अच्छा जो अगर आपको चाहिए हीरा तो उसकी 5 से 4 करोड़ तक होती है उसकी प्राइस। और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की प्राइस बहुत कम होती है, 5 रुपए की पेंसिल में आपको बहुत ग्रेफाइट मिल जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें फ्लोरीन की जो प्राइस होती है अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज होती है। तो आप देख सकते हो कि है सभी में कार्बन, लेकिन सभी की वैल्यूज अलग अलग होती है। जैसे कि जो डायमंड होते हैं इसको मैन्युफैक्चर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसको मैन्युफैक्चर होने के लिए करीब करीब है ना 100,000 ऑफ ईयर्स लग जाती है, जब जाकर के एक डायमंड फॉर्म होता है। ग्रेफाइट को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी फॉर्म होता है। और जो फ्लोरीन होता है इसके लिए थोड़ी प्रोसेस ज्यादा लगती है, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी हो जाती है। तो ये आप सोच सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपके एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं और आपको टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फाइनल के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि हम ये डायमंड है, डायमंड क्या होता है, कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो इसके अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द अदर 4 कार्बन एटम एंड फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर ये जो चारों के चारों कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जितना भी टफेस्ट और सबसे हार्ड जो है ना वो सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, वो है डायमंड। और फिर इसके बाद में आप आते हैं कि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप खुद सोच करके देखो यार, इतना रईस कौन होगा कि जो कि अपने घरों के ऊपर जो अपने हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं उसको वो चाहता है कि यार मेरे घर पर है ना डायमंड के वायर्स हो। इतना कोई भी रिच नहीं है, तो अगर होता कोई मान लो कि तो वो ऐसी हरकतें करते, तो इसलिए डायमंड को है ना बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दिया। अब इसके बाद में इसका दूसरा एलोट्रॉप आता है, वो आता है ग्रेफाइट। अब देखो ग्रेफाइट जो है इसके नाम से पता लग रहा है कि यार ग्रेफाइट जो है ये वो होता है जिसके अंदर की कार्बन जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन एटम एंड फॉर्म द हेक्सागोनल अरे। और हेक्सागोनल अरे बनाता है ये एक तरीके से शीट की फॉर्म में होता है, इस तरीके से हेक्सागोनल शीट में, और फिर ये इस तरीके से बॉन्डेड होता है। और यहाँ पे ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड कंडक्ट नहीं करता और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और उसी के साथ में स्मूथ भी होता है और स्लिपरी होता है, जिस वजह से इसको एज ए जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर इसको ग्रिस की तरह भी काम में लिया जाता है, जहां पर कि फ्रिक्शन को कम किया जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं C60 जो कि फ्लोरीन होता है, जो कि एक कार्बन जो है इसके अंदर एक फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इसी को यहाँ पे फ्लोरीन कहा जाता है। और मेनली आप लोगों को डिफरेंस पूछा जाता है डायमंड के बीच में और ग्रेफाइट के बीच में। तो 3 डिफरेंस जो कि आपको याद रखने की, एक तो इसमें एटम कैसे होता है, डायमंड के अंदर जो है 3D फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है लेकिन ये स्मूथ और स्लिपरी होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है डायमंड, और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसके बाद में आपको कुछ स्ट्रक्चर याद रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं मीथेन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया कार्बन के पास में आपने कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया हमारी कार्बन है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या कहा था कि इनको शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। अब शेयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो है इसके पास में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा। तो कार्बन के पास में जाता है, कार्बन कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन कार्बन बोलता है कि मैं तेरे को दे तो दूंगा लेकिन पर तुझे भी अपने इलेक्ट्रॉन मेरे साथ में शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि हम दोनों का काम हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन बोलते हैं कि ठीक है यार हम दोनों का काम हो रहा है, तो हम जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करूँ इथेन C2H6 का, तो बेसिकली वही है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा और बचे हुए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड होंगे, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा और सिंपल सा है। फिर इसके बाद में आती है भैया एमोनिया। एमोनिया क्या होती है, वो होती है NH3। अब इसके बाद में आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होती है वो लेती है हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया, और टोटल इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का भी काम हो गया। इसीलिए इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगर हम चले नेक्स्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे आती है कि कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन। अब ये कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये रिएक्शन भी करते हैं। अब सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमें इसमें जोड़ना है। तो एडिशन रिएक्शन जहां पर भी होगी वहां पर आपको क्या करना है, आंख बंद करके H2 तो आपको इसके अंदर क्या है कि H2 जोड़ना है। अब H2 आप जब इसके अंदर जोड़ोगे तो एक कंपाउंड है जो कि डबल बॉन्डेड है। अब जैसे आप इसमें से हटाओगे ना, ये बॉन्ड हटाओगे, तो इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कमी रहेगी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की फुलफिल करने के लिए कौन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। जैसे कि मान लो कि ये इनकी लड़ाई हो जाती है और एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फिर यहाँ से H2 आती है और एक बोलते कि यार अपन दोनों अलग अलग हो जाते, कार्बन को अभी हमारी ज़रूरत है, तो हम कार्बन के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन जो है वो उससे कार्बन से जुड़ जाती है और उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके और उसको एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। ये बोलता है कि यार मैं हाइड्रोजन है ना, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे बैठी हुई थी और फिर उसके बाद में ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ये बोलते हैं कि यार हमें ना अनसैचुरेटेड नहीं रहना चाहते, मतलब आप ये मान लो कि अनसैचुरेटेड थोड़े बुरे आदमी, और हाइड्रोजन के पास में ये पावर है कि किसी को भी अच्छे में कन्वर्ट कर देगी। तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बस उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ना होगा। जैसे ही तुम बॉन्ड तोड़ोगे हम तुमसे आकर के जुड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर आकर के जुड़ती हैं और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना देती हैं। और बात याद रखना कि जो वेजिटेबल ऑयल है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, डालडा जो घी होता है उसको तेल से बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल को अगर आप निकल और प्लेडियम की जो है उसके एलॉय के बीच में जब आप इसको मतलब कि कैटलिस्ट हैं उनको अगर हाइड्रोजन की फॉर्म में हीट करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेजिटेबल घी, मतलब तेल से भी आप घी बना सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एल्कोहल है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भेज सकते हैं। हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर, क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम इसमें ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। अब जैसे कि ये कंपाउंड है CH3CH2OH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है कि मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तो इनके ग्रुप में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है ना वो सबसे वीक होती है, हाइड्रोजन को कोई नहीं पसंद करता। सबसे पहले कहीं पर भी देखोगे ना हाइड्रोजन को ही भगाया जाता है। तो ये कार्बन बोलता है कि है ना ये 2 हाइड्रोजन ना मेरे कोई काम की नहीं है, भाग जाओ। ऑक्सीजन को देख करके इसका मतलब दिमागी स्टेट खराब हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तो ऑक्सीजन को अपना दोस्त बनाऊंगा। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और फिर इसके साथ में ये हाइड्रोजन को जाना पड़ता है बेचारी को, तो यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड होकर के इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन हो जाती है और ये बन जाता है यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये होगा कि आप लोगों के पास में एक कंपाउंड रहेगा, जैसे कि ये CH4 है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर ही हमेशा बिजली गिरती है, हाइड्रोजन को ही सबसे पहले भगाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन को देखते हैं और हाइड्रोजन चार रहते हैं, बोलता है कि यार क्लोरीन को भी अब तो अपना दोस्त बनाए। तो हाइड्रोजन की तरफ फिर ऐसे नजर जाती है और फिर हाइड्रोजन को एक को भगा दिया जाता है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचती हैं और एक यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है कि हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन आई। तो फिर हमने यहाँ पे बात करी थी कि है ना हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन आ जाती है। अब देखो यार मैं ना अभी है ना बाहर चला गया था। बाहर क्यों चला गया था, क्योंकि मम्मी ने बुला लिया था, काम भी करना होता है मेरे को, तो ठीक है। अब इसके बाद में चलते हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे आती है कंबशन रिएक्शन। अब देखो कंबशन रिएक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि जो कार्बन है ना, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कोयला जलता है, तो कोयला कैसे जलता है, कोयला है ना ऑक्सीजन को अपने साथ में ले जाता है और ऑक्सीजन को, जब मैंने आपको क्या कहा कि CH4 है, हाइड्रोजन को हमेशा भगाया जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को देख करके फिर से इसका दिमाग खराब हो जाता है। अब की बार क्या करते हैं कि पूरी हाइड्रोजन को भगा देते हैं, बोलते नहीं चाहिए हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपना नया कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पर CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ में यहाँ पर वाटर फॉर्म होता है, हीट निकलती है और उसी के साथ में लाइट एनर्जी भी निकलती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। और यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कार्बन जब कभी भी बर्न होता है तो उसके साथ में हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, स्मोक भी निकलती है, सब कुछ उसके साथ में फॉर्म होता है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद द ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि जो गैस होता है वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है और उसमें से कोई भी धुआं नहीं निकलता, तो वहाँ पे जो कंपाउंड है वो होता है सैचुरेटेड। और वहीं पे अगर बात करूँ अनसैचुरेटेड की, तो जो अनसैचुरेटेड होता है वहाँ पे वो सूटी फ्लेम, जैसे कि आपने लकड़ियाँ देखो, लकड़ियों में बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके लपटें निकलती रहती है, ठीक है। तो वो जो है वो होता है वहाँ पे सूटी फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है।
रहता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर सोप है, सोप से रिलेटेड बस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखे तो आप कमेंट में करो कि भैया 1 2 4 5, ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि यार आप लोगों ने ये पूरी देखी है। और बच्चे देखेंगे कि क्या हो रहा है, उनको पता तो लगना चाहिए कि हमने एंड तक देखी, मुझे भी तो पता लगे यार तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम एंड तक देखते हो। जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर बात करो सोप है, सोप के पास में एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है कि यहाँ पर लविंग, इसको क्या होता है कि पानी से प्यार होता है, ये पानी के साथ में ही रहता है। और ये आयनिक पार्ट होता है। और फोबिक का मतलब होता है कि इसको डर लगता है पानी से, मतलब कि जो डर्ट वगैरह है वो इसीलिए उससे बाहर चली जाती है, वो होता है यहाँ पे इसका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको डर लगता है पानी से, तो इसीलिए क्या होता है कि वो होता है इसका हाइड्रोफोबिक। और ये यहाँ पर सोप जो है वो इफेक्टिव होती है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर। और सोप जनरली मिक्सचर होती है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये जो सोप है ये होती है सोडियम और पोटेशियम जो है उनके एक तरीके से लॉन्ग चेन होती है। बस इसमें इतना से पार्ट याद रखना था और इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। और सैंपल पेपर वगैरह अगर देखना तो आप वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।